नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य में इन दिनों हर तरफ भाषा विवाद या 1932 का खतियान, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भोजपुरी मगही भाषा को हटाने के बाद अब उसके हटाने का विरोध, तो हटाने वाले उसे गजट से हटाने का विरोध के समर्थन में है। लगातार विवाद गहराता जा रहा है और इसकी गूंज विधानसभा तक भी सुनाई दे रही है। और छात्र नेता जयराम महतो और मोतीलाल महतो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे सीधी सीधे बात करेंगे कि आखिर क्या चाहत है उनकी सरकार से, क्या चाहते हैं। फिलहाल धनबाद और बोकारो से तो मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया है, अब आगे क्या उनकी सरकार से मांग है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम जी, लगातार आप यूथ के आवाज बन रहे हैं और भाषा को लेकर काफी कुछ आपने सरकार से कहा, मांग की, पॉलिटिकल पार्टीज को भी खड़ा किया है। क्या मांग है सरकार से अब, जबकि धनबाद और बोकारो से मगही और भोजपुरी भाषा को हटा दिया गया है? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। हमारी मांग सरकार से है, जो उनका मैनिफेस्टो था। सरकार ने चुनावी जो वादे किए थे, अपने घोषणा पत्र में जो वादा उन्होंने किया था कि खतियान के आधार पर, विशेषकर उन्होंने हमेशा सरकार के लोग जितने बैठे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके मंत्री रहे, उनके विधायक रहे, उनकी पहली गूंज यही रहती है 1932 की खतियान, झारखंडी की पहचान। तो हमारी मांग है 1932 के खतियान आधारित झारखंड राज्य में स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, उद्योग नीति बने और विस्थापन नीति बने। तभी हमारी मांग पूरी होगी और ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा। नहीं तो फिर ये आंदोलन उग्र होगा। चाहे लड़ाई जितनी लंबी होगी, इस बार हम लोग कमर कस चुके हैं, लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग भविष्य भाषा को लेकर लड़ाई आप लोगों ने लड़ी और उसे हटा भी दिया गया। देखिए, हमने अपने हर एक स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि भाषा एक खोज है, भाषा एक उस्कून है, जो हमारी भाषा में कहा जाता है। वास्तविक लड़ाई और रियल लड़ाई जो हमारी है वो खतियान पर ही जाके समाप्त होगी, क्योंकि वही झारखंड की जो मूलभूत पहचान है, आज जो सिमट रही है, लगातार अतिक्रमण हो रहा है, वो बचाया अगर जा सकता है तो केवल और केवल खतियान के आधार पर जो नीतियां बनेंगी वही झारखंड की पहचान को बचा सकती हैं। तो इसीलिए लड़ाई हमारी खतियान की है। ये जो आपकी लड़ाई है, जेएमएम की सरकार भी सत्ता में इसी बात को लेकर आई कि 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ तमाम नीतियां बनेंगी, लेकिन सरकार में शामिल होते ही ये कहीं भुला दी गई है। हालांकि इक्के दुक्के विधायक इसके समर्थन में बोलते रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन है आपका, ये सरकार में दबाव डाल पा रही? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक 2 साल हो गए सरकार के बने, उनके एक आध मंत्री हों अथवा विधायक हो, उन्होंने बाहर पेपर के माध्यम से या फिर जनसभाओं में 1932 का जिक्र किया था, लेकिन कभी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने श्रीमुख से कभी 1932 का जिक्र नहीं किया था। लेकिन आज इस विधानसभा सत्र में उनके मुख से ये आवाज निकली कि खतियान पर, 1932 के खतियान पर हम लोग न्यायिक समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का दबाव मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है। मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं कि इस बार 21 साल का झारखंड हो चुका है, झारखंड जवान भी हुआ है और सियान भी हुआ है। अब अपने हक अधिकार के लिए मुखर कर, अकड़ कर बोलेगा। चलिए, तो एक बार फिर से स्थानीयता का जिन बोतल से बाहर आ गया है मोतीलाल महतो। लगातार भाषा को लेकर आंदोलन होता रहा, अब भोजपुरी और अंगिका भाषा को हटा दिया गया है, लेकिन कई ऐसी भाषाएं अभी भी हैं जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं। बंगाली है और उड़िया है, उर्दू है, इन सब को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए, क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा यही होती है कि जो उसी क्षेत्र में बोली जाती है या जिसका जो ओरिजिन रहता है उसी क्षेत्र में रहता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। और क्षेत्रीय भाषा के जो दर्जा दिया जाता है, जैसे उसमें 2 पैमाना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन लोगों का रिपोर्ट रहता है। उसके आधार पर ही जो है भाषा का, क्षेत्रीय भाषा को दर्जा दिया जाता है। इन लोगों ने क्या किया है कि उन लोगों का बात को ना मानते हुए अपनी कैबिनेट मीटिंग, अपनी वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए इन सारे भाषाओं को शामिल कर दिया, जो 7 भाषाएं जो यहाँ की भाषा है ही नहीं। उस भाषा का देखिए, अब भोजपुरी मगही, भोजपुरी है तो उसका ओरिजिन भोजपुर है, मगही है तो उसका ओरिजिन मगध है। अगर मैथिली है तो मैथिली तो ऐसे नहीं है, लेकिन मैथिली की ओरिजिन जो है वो मिथिला है। उसी तरह से उर्दू की ओरिजिन यहाँ नहीं है। यहाँ जो ओरिजिन है जिस भाषा के, उस भाषा को यहाँ पहले से महत्व दिया गया था। यहाँ जो 9 भाषाएं हैं वही भाषाओं का यहाँ पर ओरिजिन है। चलिए, तो ये जनजातीय भाषाओं की लड़ाई है, लेकिन क्या जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई हो रही है? आखिर छात्र कैसे कम्पीट करेंगे? पढ़ाई हो रही है। आप रांची यूनिवर्सिटी चल जाइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी चल जाइए, और सभी जनजातीय भाषाओं की हो रही पढ़ाई, शिक्षक हैं उनमें? हाँ, यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हैं, लेकिन क्या प्राइमरी लेवल से आपको मिल रहे हैं शिक्षक? नहीं, यहाँ पर तो नहीं मिल रहे। तो कैसे बच्चे कम्पीट करेंगे?
तो उसी वही नीति के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जो 9 भाषाएं हैं उनको मतलब LKG से चाहे पहला क्लास से उसको शुरू किया जाए और PhD तक इसकी पढ़ाई हो। उसी के तो मांग को लेकर हम लोग आए हैं। और राष्ट्रीय भाषा के लिए क्या ख्याल है, हिंदी क्या शामिल होनी चाहिए? देखिए, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। जैसे अभी शिक्षा नीति 2020 भी आया है तो उसमें भी 3 भाषाओं को शामिल किया गया, हिंदी, इंग्लिश और एक क्षेत्रीय भाषा। तो सही भी है कि लोग अगर झारखंड यानी में आप भी चाहते हैं कि हिंदी भाषा शामिल हो? नहीं, क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं हो, लेकिन शिक्षा नीति कह रही है कि इसकी भी पढ़ाई हो। क्षेत्रीय भाषा में तो 9 भाषाएं रहेंगी जो यहाँ की ओरिजिन है। इसके अलावे जो शिक्षा जो है हमारे बच्चे जैसे है, अभी यहाँ झारखंड में रहेंगे तो हमारे बच्चे हमारे अपने भाषा में जुड़ेंगे, फिर हमारी भाषा से अगर बाहर यहाँ झारखंड से बाहर जाते हैं तो हिंदी से जुड़ेंगे, और मान लीजिए हमारे बच्चे यहाँ से कहीं विदेशों में गए तो इंग्लिश से और उनकी बातें होगी तो देश दुनिया से भी जुड़ेंगी। तो वो हम चाहते हैं कि इस तरह से पढ़ाई हो। चलिए, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार से मांग है। क्या लग रहा है जो जनप्रतिनिधि हैं इन मुद्दों को उठा पा रहे हैं? क्योंकि अभी सत्र भी चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका है जब आपकी आवाज़ को वहां उठाया जा सकता है। लगता है आप लोगों को कि जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, इस आंदोलन में आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, अभी तो लामोदर महतो थे, उन्होंने बात को 1932 का खतियान जो उनको लेकर उठाए थे बात, वो बार बार उठा भी रहे हैं बात को। और फिर देखिए के बाहर भी 1932 का खतियान लेके बैठे थे, और एक हमारे विनोद सिंह विधायक है वो भी बोल रहे थे खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। जगन्नाथ महतो भी खुलकर बोलते रहे हैं, जयराम महतो, इस पर स्थानीय नीति को लेकर, 1932 खतियान को लेकर, लेकिन अभी भी वो सरकार की तत्परता नजर नहीं आ रही। शायद सरकार को मालूम है कि इतना आसान ये है नहीं, जहां इसके पक्ष में लोग हैं तो विपक्ष में भी है लोग। देखिए, पहली बात, जब किसी भी पार्टी का गठबंधन होता है, मान के चलिए अगर कांग्रेस बैकफुट पर उन्हें धकेल रही है, तो कोई भी पार्टी का जब गठबंधन होता है तो पहले एक दूसरे की मैनिफेस्टो को शेयर करते हैं। मैनिफेस्टो को जब अपना वे प्राथमिकता देते हैं कि हाँ आपका मैनिफेस्टो हमें स्वीकार है, आपका मैनिफेस्टो हमें स्वीकार है, समझौता करते हैं, तभी किसी पार्टियों का गठबंधन होता है। तो निसंदेह जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में खतियान आधारित नीतियों का जिक्र था तो कांग्रेस ने जब गठबंधन किया होगा तो ये चीजें उनके सामने रखी गई होंगी, और इसके बावजूद भी अगर आपस में नहीं बन रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है। राजनीति बहुत ही, लेकिन आज तो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि ये सही बात है कि बोकारो और धनबाद में मगही और भोजपुरी भाषा नहीं है, ये हटाया गया है, उनका स्वागत है, लेकिन हिंदी शामिल करने की भी मांग कर रहे हैं। देखिए, पहली बात हम क्लियर करना चाहेंगे कि हिंदी राजकीय भाषा है, हिंदी उत्तर भारत में बोली जाती है, लेकिन एक बात आपको मानना होगा कि झारखंड एक पिछड़ा क्षेत्र है। एक बात सीधी बात है, पेंशन उन लोगों को दिया जाता है जो लोग विकलांग हो, अपाहिज हो, जो लोग बीमार हो, जो लोग मतलब रिक्वायरमेंट करते हैं कि जहां उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। हिंदी अनुसूची 8 में शामिल है, हिंदी को कोई खतरा नहीं है। तो उन भाषाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जो भाषाएं हमारे यहाँ की ओरिजिन करती हैं, जो हमारे यहाँ की भाषाएं हैं, जो कहीं ना कहीं अनुसूची 8 में भी नहीं है। और लगातार UNO की रिपोर्ट कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2050 आते आते झारखंड के 8 लैंग्वेज स्वतः समाप्त हो जाएंगे, जिसमें आपके मुंडारी हो, कुड़ुक, खड़िया, बिरोहरी, बिरजिया, सूरी, खोटा, ये सारे लैंग्वेज स्वतः मिट जाएंगे। तो सरकार को अगर पहल करनी चाहिए तो सबसे पहल करनी चाहिए इन भाषाओं को किनको बचाना होगा। देखिए, हिंदी एक समृद्ध भाषा है। हिंदी और जितने भी, अगर हम झारखंड और बिहार यूपी की अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़े राइटर्स की गढ़ रहा है, चाहे शायद मुंशी प्रेमचंद भी उत्तर प्रदेश से, अगर मैं गलत ना हो तो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्रकवि हैं वे बिहार से संबंध रखते हैं। अगर हिंदी के माध्यम से झारखंड में लोग प्रवेश करते हैं तो झारखंड के लोग कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे, उनसे मुकाबला नहीं कर पाए जाएंगे। इसीलिए झारखंड में झारखंडी लोगों का तभी विकास होगा जो यहाँ की मूल भाषाएं हैं, जो यहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जो यहाँ की जनजातीय भाषाएं, जो यहाँ के लोग माँ के कोरा में बोलते हैं। माता ने जब उनसे पहला टॉकिंग जिस भाषा में बात होता है, जब तक उन भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा झारखंडियों का पतन अनिवार्य निश्चित। और एक बात है, जो बड़ी भाषाएं होती है निसंदेह वो धीरे धीरे छोटी भाषाओं को निगलती है, और जब छोटी भाषाओं को निगलती है तो केवल उनकी पहचान ही नहीं, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांग है, जो हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जनजातीय भाषाएं हैं, जो लोग घर में पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ लोग जिस भाषा में बात करते हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषाओं को आप स्टडी कीजिए, उन भाषाओं की स्थिति क्या है। आज बात करते हैं थोड़ा सा असुरी भाषा, एक इसका इतिहास बहुत पुराना है। आज तो हम लोग टाटा को कहते हैं कि लोहा जी नहीं, लोहा का जो तौर तरीका है वो दुनिया को असुर जनजाति ने सिखाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज असुर जनजाति भी संकट में है और असुरी भाषा तो लगभग स्वतः समाप्ति होने को वाली है। तो इन चीजों को सरकार को देखना होगा, और हम लोग तभी विकसित हो पाएंगे जब हमारी भाषा में UG to PG PhD की पढ़ाई होगी। तो इसलिए हमारी KG to PG PhD की पढ़ाई होगी। तो इन चीजों को सरकार को समझना होगा और यहाँ की भाषाओं को संरक्षण देना होगा, तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा उत्थान होगा।
होगा। और देखिए आज विवाद इसलिए, विवाद नहीं, ये अतिक्रमण है। विवाद किसको कहते हैं? जब भोजपुरी मगही भाषा इससे पहले जो इम्तहान थे जेएसएससी के, उसमें अगर शामिल होती और इस बार उसको हटा देते, तब कहते कि चलिए वो इससे पहले थी ही नहीं, तो क्या 5 सालों में भोजपुरी मगही बोलने वाले झारखंड के हो गए? जी नहीं। भाषा का 1000 साल का इतिहास होता है। और देखिए झारखंडी लोगों ने देखा, जो हमारा पिछला कोरोना काल पीरियड हुआ उसमें देखा कि 12 लाख प्रवासी मजदूर झारखंड वापस आए। ये तो सरकारी आंकड़े कहते हैं। यदि हम अगर गैर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 15-18 लाख तक हमारे मजदूर हैं जो बाहर रहते हैं। अब देखिए छोटी सी बात है, एक छोटी बहन भी देख रही है कि मेरा भाई प्रदेश में रहता है, वो करम पर्व में नहीं आ पाता है, जितिया में नहीं आ पाता है, भाई को याद करता है। माँ भी देखती है कि बेटा प्रदेश में है, जबकि उसी क्षण उसी टाइम बाहर के लोग यहाँ लाखों रुपए का कारोबार करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, अवैध कारोबार भी करते हैं जो अभी चल ही रहा है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लगातार राजस्व को क्षति भी पहुंच रही है। तो ये चीजें 21 सालों के झारखंड ने देखा। इससे पहले झारखंडियों ने देखा नहीं था, सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। लेकिन जब देखा कि हमारे लोग विदेशों में पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्यों में जा रहे हैं और एक बंधुआ मजदूर की तरह है, 90% जो लोग होंगे एक मजदूर की तरह 10,000 12,000 तक का नौकरी मिलता है, फिर कमाने के बाद वे घर वापस आते हैं, दर-बदर की ठोकरें लगातार खा रहे हैं। जबकि उसी क्षण यहाँ कोयले का कारोबार से, बालू का कारोबार से, लकड़ियों के कारोबार से जो प्रवासी लोग यहाँ आकर बसे हैं वो लाखों कमाते हैं और एक अच्छी रॉयल लाइफ को अचीव कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक लेकिन देखिए स्वतंत्र देश है ना, कोई कहीं भी जाकर कमा सकता है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। और लेकिन ये भी तो होना चाहिए, पहला विकास उस व्यक्ति का होना चाहिए जो वहां सदियों से बसा है। पहला विकास वहां के मूलवासी, चाहे आदिवासी हो मूलवासी, जो वहां के हैं उनका होना चाहिए। एक बार झारखंड इस आग में झुलस चुका है, फिर से बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं शुरू होगी। वही तो हम भी प्रश्न करते हैं, वही मेरा प्रश्न है कि जब झारखंड अपना हक अधिकार मांगे तो जीन का शब्द कैसे आता है? जब झारखंड अपना अधिकार मांगे तो झुलसना शब्द क्यों आता है? सभी राज्यों की पहचान है। बिहार की जो आइडेंटिटी बनती है वो खतियान से बनती है, मध्य प्रदेश की आइडेंटिटी खतियान से बनती है। तो जब झारखंड अपने हक को मांगता है तो ये जीन शब्द आना ही नहीं चाहिए, ये अराजकता, हिंसा का शब्द आना ही नहीं चाहिए। ये झारखंड का मूल अधिकार है। और एक बात, इसके लिए जिम्मेदार कौन है जयराम जी? उसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकारें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिनरल्स एरिया होता है वहाँ कंपनियों का सीधा इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है कि जो लोकल लोग हैं उनको इग्नोर करके काम करना है। अब अफ्रीका जाइए, वहाँ सोने की खान है, लेकिन आज सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है तो अफ्रीकन कंट्री में है। तो वो चीजें सामने हमारी आ रही है कि जो हमारे विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो सरकार बनाते हैं, देखिए उनका सीधा मकसद होता है केवल अपना जेब भरना। इसके लिए मैं आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कहती है कि हम माटी की सरकार हैं, हम जल जमीन जंगल से जुड़े हैं, हमारी पांव जमीन पर हैं। तो उनसे सीधा सवाल होगा कि 70 लाख का क्रिकेट मैच क्यों? एक मंत्री को 50 लाख का फॉर्च्यूनर क्यों? एक मंत्री को 6 करोड़ में आवास क्यों? क्या ये चीजें गंदी नहीं है? क्या ये चीजें अश्लील नहीं है? बिल्कुल सत्ता में, ये सत्ता की चाशनी में है, सत्ता का आनंद लेने के लिए पंक्ति थी कि राजा की सैकड़ों दासी है, जनता भूखी प्यासी है, सत्ता से चूर हैं, जनता से कोसों दूर हैं। तो वही आज झारखंड का है। बिल्कुल झारखंड की जनता, झारखंड के युवा आज हताशा में, आज बेरोजगारी में, सारे इंडेक्स आप उठा के दीजिए, हंगर इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, कुपोषण का इंडेक्स, सब में झारखंड पीछे है। तो ये चीजें सामने आ रही है। और एक बात, 40% खनिज झारखंड देता है। अगर थोड़ा सा हम लॉजिकल बात करें, अगर सिर्फ हमारा राजस्व वापस आता, केंद्र लेने के बाद भी जो मेरा अधिकार होता उसे अगर सिर्फ वापस करता मेरे 40% खनिज का, अगर लीगली, तो मुझे लगता है कि मेरा राज्य सबसे संपन्न राज्य होता। और तमिलनाडु के तर्ज पर, तमिलनाडु की एक रिपोर्ट है, कुछ साथी कहते हैं कि वहां के जो यूथ हैं वो 3rd और 4th ग्रेड में जो रेलवे की वैकेंसी आती है उसे भरते ही नहीं है। तो उस तरह की स्थिति मेरे झारखंड की होती है। हम लोग तो बिहार, बंगाल और यूपी के साथियों को फोन करते हैं जब यहाँ चपरासी, दरोगा नहीं, हवलदार, जो 4th ग्रेड का नौकरी हो, वो जब वैकेंसी निकलती तो अपने साथियों को फोन करके बुलाते कि आजा मेरे यहाँ वैकेंसी आई है। मेरा ऐसा राज्य है। लेकिन लगातार यहाँ देख सकते हैं आप, एक व्यक्ति लाखों कमा लेता है, उसी क्षण एक व्यक्ति 100 रुपए के लिए संघर्ष करता है। मैं एक थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। राहुल पंडिता की एक पुस्तक है हेलो बस्तर, सलाम बस्तर, उसमें बस्तर के आदिवासियों का नक्सल बनने पर जिक्र किया गया है। उसमें साफ लिखते हैं, वैसे किताब में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक लाइन बड़ा सुंदर लिखा है कि जो लोग कटोरा लेकर आए थे बस्तर के क्षेत्रों में, आज वे अरबपति बन गए। और जो आदिवासी लाखों सालों से, हजारों सालों के मानव इतिहास में वहां बसे हैं, आज वे भीख मांग रहे हैं, आज दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। और यही परिणाम है विद्रोह का। तो सरकार को, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है और वो पहचान ही है उसकी भाषा, परंपरा, संस्कृति। एक बात है, भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स।
भारत राज्यों का देश होगा, तो राज्य क्यों बनेंगे, ये चीज समझना होगा। जो आपका संविधान संशोधन होकर जो राज्य पुनर्गठन की जो मांग आई, उसमें भाषा पहला आधार था, उसके बाद आधार था परंपरा, संस्कृति, जो उनकी लोक परंपराएं हैं वो आधार बना के नए राज्य बनाए गए। इसमें सरदार पटेल देश के महापुरुष, उन्होंने स्पष्ट पहले कहा था कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण मांगा जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रस्फुटता होगी। लेकिन 2 साल बाद चूंकि सरदार पटेल चीजों को समझते थे, उन्होंने स्पष्ट कहा ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की मांग सही हो या गलत हो उसे स्वीकार करनी चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार को चाहूंगा खतियान आधारित नीतियां बने। इस पर मैं कुछ बातें आती है जो जिन शब्द आया कि हाईकोर्ट कहती है कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है। मैं थोड़ा सा इस पर तर्क देना चाहूंगा। जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया था और उनका आदेश था कि जल्लीकट्टू असंवैधानिक है, इसे रोक लगाया जाता है। रोक लगाया भी गया, लेकिन तमिलनाडु से इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा। तो फिर हाईकोर्ट को निर्णय क्यों ना बदलना पड़े? अगर जनता की मांग है, 3 करोड़ की आबादी कह रही है खतियान आधारित, 32 खतियान आधारित, तो फिर हाईकोर्ट को भी जल्लीकट्टू में सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण लेकर झारखंड के जनमानस का सम्मान करना चाहिए और नीति बननी चाहिए। और एक बात, मैंने कभी अवमनस्यता की बात नहीं कही है। मैंने यहां तक कहा है यदि कोई लोग जो झारखंड के नहीं भी हैं, इस भूभाग में बस गए हैं, रह गए हैं, तो उनका सर्वे किया जाए, लेकिन शर्त है। लेकिन देखिए विरोध तो हो गया ना, जैसे ही भोजपुरी और मगही हटी और उसके लिए एक वर्ग जो उससे उस भाषा से संबंधित है वो तो विरोध करने लगा। पहला बात, उस समुदाय के जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें मेरा सीधा संदेश होगा, आप असंवैधानिक हैं कि संवैधानिक है वो उस पर भी जांच की जाएगी। क्योंकि भारतीय संविधान अनुसूची 9 में CNT SPT कानून आता है। अनुसूची 9 में मेरे भूमि कानून जो है उनमें CNT कानून है, जिसमें CNT की धारा 46 भी शामिल है। 46 की धारा कहती है एक ST का जमीन ST ही खरीद सकता है। तो मेरा सवाल होगा अब इन तमाम अधिकारियों से जो राज्य को चलाते हैं, इन तमाम मंत्रियों से जो आज हमारे राज्य को चला रहे हैं, कि रांची में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीदा कैसे, जब वो अनुसूची 9 में शामिल है। उसका कानून संख्या 46 स्पष्ट कहता है कि उसका जमीन गैर व्यक्ति खरीद ही नहीं सकता है। तो असंवैधानिक तो ये लोग हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, उस महापुरुष ने स्पष्ट कहा था कि संविधान अच्छा या बुरा नहीं होगा, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होंगे। अगर अच्छे लोग चलाएंगे तो संविधान अच्छा होगा, बुरे लोग चलाएंगे तो संविधान बुरा होगा। और आज दुख की बात है, बुरे लोगों का दबदबा है। इस पर भी मैं एक पेपर में आया था कि सबसे ज्यादा धनी अगर कोई हो रहे हैं तो झारखंड के IPS हो रहे हैं। भाई कैसे हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ कल कारखाने हैं, यहाँ कोयला की काली कमाई है, लगातार यहाँ दोहन किया जा रहा है। अपना जो दबदबा है ये लगातार दिखा रहे हैं और लगातार झारखंड को, यानी ये मानते हैं कि जो अधिकारी हैं वो सरकार पर हावी हो रहे हैं। लगातार कई जनप्रतिनिधि भी इसकी शिकायत कर चुके हैं। आज फिर ये मामला सदन में भी उठा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो अधिकारी हैं निस्संदेह निरंकुश हैं। इसलिए निरंकुश हैं कि उसमें झारखंड एक भोला भाला प्रदेश है। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और भावना में सेंटीमेंट के आधार पर जो लोग हैं विधायक चुने जाते हैं, वे थोड़ा सा उनके पास लॉजिकल तर्क नहीं होता है, वे थोड़ा सा कम एजुकेशन होता उनके पास है, उनको जानकारी नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, आप कभी सवाल कीजिएगा विधानसभा में जाके, जितने मेरे 81 विधायक बैठते हैं उनको सिर्फ इतने पूछेगा कि अनुसूची 9 क्या है, अनुसूची 9 में जो झारखंड के भूमि सुधार कानून है वो कहां है, किन किन कानूनों को स्थान मिला है। मुझे लगता है 81 में 5-6 विधायक बता पाएंगे। तो समझ सकते हैं झारखंड किस दिशा की ओर है। तो युवाओं को भी संदेश होगा कि अब सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, नहीं तो आने वाला दिन बहुत बुरा होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पहली बात, मैंने इस मामले में बहुत सारे राज्यों के लोगों से बात किया। मैं असम के लोगों से मैंने बात किया, बोला क्या आपके वहां ऐसा प्रावधान है कि बाहर राज्य के लोग वहां विधायक या सांसद बनते हैं और आप लोग चुनते हैं? खैर ये देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है, विधायक कोई कहीं भी लड़ सकता है, सांसद भी कोई कहीं भी लड़ सकता है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है मुखिया भी राजस्थान के लोग यहाँ बन रहे हैं, जबकि मुखिया स्थानीय होना चाहिए। तो पहला बात तो हमारे जिला के कलेक्टर के पास सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि एक व्यक्ति जो राजस्थान का है यहाँ स्थानीय निवासी कैसे बना, वो यहाँ से मुखिया कैसे बना, क्योंकि मुखिया बनने का क्राइटेरिया है आपको वहीं का बनना पड़ेगा। तो दूसरी बात है कि हमने चीजों को देखा। आज देखिए सामने यूक्रेन और रशिया का मामला है। यूक्रेन और रशिया क्यों जल रहा है? कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। मामला कहीं ना कहीं आपका भूमि पर आएगा, जमीन पर आएगा, सीमा पर आएगा। तो चीजों को समझना होगा। दुनिया से, देश के और राज्य से उदाहरण लेते हुए झारखंड सरकार को नीति बनानी होगी। इसमें किसी को नुकसान नहीं है। क्यों है भाई? सबकी अपनी अपनी राज्य हैं, अपनी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं। सब लोग अपनी अपनी भौगोलिक सीमाओं में अपने परिवार के साथ, रोजी रोजगार के साथ रहते हैं, बसते हैं। तो फिर झारखंड चाहेगा क्यों? झारखंड में नीति क्यों नहीं? लोग बात ये भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ भी उसी टाइम अलग हुआ है, आपका उत्तराखंड भी उसी टाइम अलग हुआ है, कट ऑफ डेट। तो एक बात है, छत्तीसगढ़ में कोई बाहरी लोग अतिक्रमण नहीं हुआ था, उत्तराखंड में बाहरी लोग अतिक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड में चूंकि औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र रहने के कारण यहाँ लाखों लोगों का अतिक्रमण हुआ है। प्रवासी लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आके रहे हैं, काम कर रहे हैं।
ऐसे में अगर 2000 को कटअप लिया जाता है तो झारखंड के मूलवासी आदिवासी जो हैं, जो सदियों से रहते हैं, उनके साथ बेईमानी होगी। इसलिए झारखंड में ये नियम नहीं चल सकता है, कटअप 2000 का मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ प्रवासियों का अतिक्रमण हुआ है। और देखिए, ये हम नहीं, ये तो सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्लाह पूर्व में रहे हैं, उन्होंने दलील दिया है कि विकसित राज्यों की अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य अपने लोगों को नियोजन में बेहतर अवसर देने के लिए उन्हें प्रावधान कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। वे अनुच्छेद 16(3) का हवाला दे रहे हैं, वे अनुच्छेद 309 विधानसभा को हवाला दे रहे हैं, वे और उसके बाद अनुसूची 7 जिसमें केंद्र सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची है, उसमें सूची 41, राज्य सूची के 41 नंबर में स्पष्ट है, लोक जो राज्य के लिए है, राज्यवासियों के लिए लोक प्रशासनिक राज्य जो जैसे जेपीएससी हो गया, वो चीजें स्पष्ट हैं कि आप अपने राज्य के लोग यदि पिछड़ रहे हैं तो उन्हें अगुवाई कैसे करना है, उन्हें उत्थान कैसे करना है, उसके लिए आप पहचान कीजिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, क्या झारखंड को फिर से औपनिवेशिक गुलाम बनाना चाहते हैं या झारखंड की पहचान को मिटाना चाहते हैं, ये समझ से परे है, लेकिन पहचान मिटा रहे हैं। इस पर मैं एक बहुत शानदार तर्क दूंगा, मेरे राज्यवासी समझेंगे भी। एक सिंदरी विधानसभा है धनबाद में, वहां अभी तक जो भी विधायक रहे हैं वो माटी का बेटा ही रहा है, लेकिन अब क्या है, प्रवासी यानी साफ बाहर है, बाहरी राज्य के वोटर्स, वहां 18,000 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। 18,000 क्वार्टर यानी एक क्वार्टर में अगर 5 सदस्य रहेंगे तो 90,000, एक विधानसभा खत्म। इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होगा, हम सीधा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं हम लीडर बाद में बनेंगे, पहले हम एक पीएचडी के स्टूडेंट है। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी यानी फिलोसोफर। फिलोसोफर उसे कहते हैं जो दर्शन करता है भविष्य का। हम झारखंड को भविष्य का दर्शन करा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या होगा, देखिए धनबाद विधानसभा हमारी खत्म हो चुकी है, तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे, धनबाद के जो विधायक राय सिन्हा वो साफ मुंह में कहते हैं कि गांव के लोग जो झारखंडी लोग हैं उनके वोट से हमें कोई वास्ता नहीं है। हम तो यहाँ चले आते हैं कि किसी तालाब का निर्माण, पुलिया का निर्माण, उसमें मेरा भी कमीशन आता है, मेरे जो कार्यकर्ता है उनका जो रोजी रोटी हो जाता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं जयराम आप। नहीं, ये मुंह में ये स्पष्ट गंभीर आरोप नहीं है, ये आप कहिएगा तो नेक्स्ट टाइम कभी रिकॉर्डिंग उनका सुना देंगे, वो स्पष्ट करते हैं। धनबाद विधानसभा खत्म हो चुका है, झरिया विधानसभा में कोई झारखंडी बेटा खतियानदारी नहीं जीत पाएगा। अब सिंदरी खत्म होगी, निरसा खत्म होगी, बागमारा भी 10 सालों में खत्म हो जाएगी, एक बचेगा टुंडी को भी लोगों ने टारगेट किया है। अब बताइए, जहां 6 सीटें मेरे धनबाद में है, उनमें से अगर 5 सीटें अतिक्रमणकारी राज्य के लोग, विकसित राज्य के लोग यहां से विधायक चुन के जाएंगे, वो मेरे लिए झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए नियम नहीं बनाएंगे, क्योंकि स्पष्ट है, बांझ ना जाने प्रसव की पीड़ा, जिस नारी को बच्चा नहीं हुआ है वो बच्चा होने का दर्द नहीं समझ सकती है। ये बक्सर से आए लोग, बलिया से आए लोग, हरियाणा राजस्थान से आए लोग, बंगाल से आए लोग, छत्तीसगढ़ से आए लोग मेरी माटी का दर्द नहीं समझेंगे। आज अगर झारखंडी नहीं समझता है तो इनकी दशा जो नाइग्रो की थी ना अमेरिका में अब्राहम लिंकन से पहले, वही दशा झारखंडी की होगी। मोतीलाल जी, बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है जैसा जयराम महतो बता रहे हैं। तो देखिए, लड़ाई जैसे है कि हमारी है, एक भाषा की है और दूसरा 1932 के खतियान की है, और तीसरा है कि हम लोग ये भी डर है ना इस लड़ाई, इस आंदोलन में कहीं सूबे में फिर से बवाल ना हो। बवाल तो होना ही नहीं चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि किसी से छीन नहीं रहे हैं। आप देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम बिहार में जाके अपना अधिकार मांगे तो वहां मिलेगा क्या? हम तो अपना राज्य में मांग रहे हैं अधिकार, और अगर राज्य में अधिकार मांगना अगर गलत है तो फिर संविधान गलत है, क्योंकि संविधान ही हमको अधिकार मांगने का इजाजत देता है। अगर अनुच्छेद 21 का कहता है कि आपको राज्य में जो है वो शिक्षा का अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार से हम शिक्षित हुए, और शिक्षित होने के बाद हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और अगर हम गलत है फिर संविधान गलत है, क्योंकि देखिए हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं। मेरा जो है CNT एक्ट जो है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, उसको 66वां संविधान संशोधन 1990 में जो है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उसके तहत हम अपनी स्थानीयता का मांग कर रहे हैं। अभी बिहार का हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बिहार के डॉक्यूमेंट्स स्थानीय बनाने के लिए वहां को खतियान की जरूरत है, वहां मांगती है कि खतियान रहेगी तभी आपको बनेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए बिना खतियान की आपकी बन जाएगी। अभी हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे थे, वहां पर पटवारी का वैकेंसी नहीं, वहां लिख दिया कि स्थानीय निवासियों को ही मिलेगी। तो वही चीज तो हम मांग रहे हैं कि हमको भी स्थानीय परिभाषित कीजिए कि स्थानीय झारखंड का है कौन। अगर जब तक आखिर क्या वजह, 21 साल हो गए हैं मोतीलाल, और अब तक स्थानीय नीति ही स्पष्ट नहीं कर पा रही है सरकार। वजह यही हो सकता है कि सरकार की जो है, सरकार की अपनी महत्वाकांक्षा है, इसी कारण नहीं हो पा रही। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन स्थानीय, कोई बड़ी बात नहीं है।
जैसे देखिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देने का, अनुच्छेद 370 जब था तो लोग कहते थे कि अगर अनुच्छेद 370 खत्म होगा तो संविधान खत्म हो जाएगी, लेकिन देखिए आज अनुच्छेद 370 भी खत्म हो गया और संविधान भी बची हुई। एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया है कि स्थानीय यहाँ 1932 के खतियान लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं लागू हो सकती? जब अनुच्छेद 370 खत्म हो सकती है, जिसको लोग बोलता था कि अगर इसको खत्म किया गया तो संविधान खत्म हो जाएगी, तो फिर हम समझते हैं कि यानी वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। जब बिहार से अलग हुआ झारखंड, स्पष्ट होना चाहिए था कि यहाँ की नीति कैसी रहेगी। हाँ, एकदम वोट बैंक ही है। यहाँ की जो सरकार है, स्थानीय सरकार है, इनको एक तरह से हाईजेक कर लिया गया है। ये जो 8 विधायक हैं, बाहरी जो है 8 विधायक है, वो 72 विधायकों को कहीं ना कहीं हाईजेक कर लिए। नहीं तो ये छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। धारा 370 के सामने एक एकदम तुच्छ सामान है, जबकि ये संविधान अधिकार देता है हमको। ऐसा नहीं कि हम असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। गढ़वा विधायक भी तो विरोध कर रहे थे भोजपुरी और मगही हटाने का, जबकि वो खुद जेएमएम से विधायक हैं। गढ़वा का विधायक, देखिए भाषा का जो है ना, भाषा का अपना एक इतिहास रहा है। भाषा के देखिए कहीं कहीं जो बॉर्डर का इलाका रहता है वहां पे मिश्रित पड़ोसी राज्य, हाँ बिल्कुल मिश्रित चलता है। जैसे अभी हमारा चतरा है, चतरा में लोग कुछ भोजपुरी वगैरह बोलते हैं, लेकिन वहाँ पलामू है, गुमला तरफ भी, गुमला तरफ नागपुरी डाला गया, चतरा में आपको खोरठा में रखा गया। तो उसी तरह आपको एक भाषा को अडॉप्ट करना पड़ता है जो जिस राज्य में चलती है, जहाँ की ओरिजिन भाषा है। जैसे हमारा की 9 भाषा है तो उसको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं, देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन किस टाइप का हिंदी बोलते हैं? थोड़ा उर्दू मिश्रित रहता है। तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ उर्दू को मान्यता दे दी, वहाँ भी क्षेत्रीय भाषा में डोगरी और कश्मीरी है, उर्दू नहीं है। जबकि वहाँ की मुस्लिम संख्या जो है वो 68% है। अगर मुस्लिम की अगर वाणी वो रहती, जबान रहती, तो उसमें जो है उर्दू रहती, तो वहाँ क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया जाता। आज भारत का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं भी उर्दू जो है क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं है। कभी भी हर स्टेट की, राजस्थान में आपको राजस्थानी मिलेगी क्षेत्रीय भाषा में, उर्दू द्वितीय भाषा में मिलेगी, छत्तीसगढ़ में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, लेकिन द्वितीय भाषा में मिलेगी। क्षेत्रीय भाषा में कहीं शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए कुछ लोगों ने हमें आरोप लगाया कि जो है महतो आंदोलन है, कुर्मी आंदोलन है। इसके लिए भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए जहां जिसकी आबादी रहती है, आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लीजिए। पाकिस्तान में कोई हिंदू नेता बनेगा क्या? पाकिस्तान में जो मुस्लिम कौम है तो मुस्लिम के लोग ही नेता बनेंगे। तो उस उत्तरी छोटा नागपुर में क्या है कि वहाँ 90% से जनसंख्या जो है, या 70% जनसंख्या आप कह सकते हैं कि वहाँ जो है महतो कम्युनिटी की है, या फिर महतो या कुर्मी लोग रहते हैं। तो उस कारण से वहाँ भीड़ दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मेरा जो झारखंड भाषा संघर्ष समिति डुमरी जो यूनिट है, उस यूनिट में हम जो महासचिव है वो हमारे अशोक दास और निकू मिर्धा है। तो ये महतो कैसे कह रहे हैं हमको नहीं समझ में आता। एक प्रोपेगेंडा है, एक तरह से इस आंदोलन को तोड़ने का एक प्रोपेगेंडा है। और ये आंदोलन जो है ये एकदम जब तक लागू नहीं होगी तब तक रुकेगी नहीं, किसी भी कंडीशन पे नहीं रुकेगी। हम लोग नई नई रणनीतियां बनाएंगे और नए नए तरीके से लड़ेंगे और इसको सफल बनाएंगे। और जब तक मतलब लागू नहीं होती तब तक हम लोग रुकेंगे ही नहीं। चलिए, भाषा विवाद शुरू होकर अब खतियान में आप पहुंचा है जयराम जी। जी मैम, जरूरी है। मैंने स्पष्ट कहा है कि भाषा बढ़ाना है, हमारी लड़ाई खतियान की होगी। अगर आज नहीं लड़े तो निसंदेह आने वाली पीढ़ियां हमारी गूंगी हो जाएगी, वो बोल भी नहीं पाएंगी। क्योंकि बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं जिनमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ लोग, मैम एक बात, जो लोग कहते हैं कि हम लोग बेमनुष्यता नहीं फैलाते हैं, तो बिल्कुल हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम इंसान भेद नहीं चाहते हैं। क्या कभी हमारे लोगों ने किसी डीसी कलेक्टर के ऑफिस के सामने जाके कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा। क्या कभी एसपी को हमने कहा कि एसपी जी आप बाहर के राज्य के हम चले जाएं? क्या किसी प्रोफेसर को हमने कहा कि सर आप बाहर के यहाँ चले जाएं? जी नहीं कहा, कभी नहीं। क्योंकि वो संवैधानिक रास्ता है। एक आईएएस आईपीएस आना संवैधानिक रास्ता है, जेआरएफ नेट करके आना एक संवैधानिक रास्ता है। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बना के यहाँ आपका खतियान नहीं और जाति आवासीय बना के हवलदार बनिएगा, चपरासी बनिएगा, दरोगा बनिएगा, पुलिस बनिएगा, क्लर्क बनिएगा, तो भाई ये तो असंवैधानिक रास्ता है। आपके पास आप कहिएगा इन फ्यूचर कभी बुलाइएगा, मैं आंकड़ों के साथ आऊंगा और आपको बात करूंगा किस प्रकार यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट बनते हैं। तो फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से दो राज्यों की नागरिकता नहीं चलेगी। भारत सिटीजनशिप आइडेंटिटी 2 राज्यों में बहुत सारे लोगों की है, वो पहले निरस्त किया जाए। 2 वोटर आईडी भी निरस्त किया जाए। देखिए, क्योंकि वोटर आईडी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेरे लोग समझ नहीं पा रहे कि वोटर आईडी से क्या नुकसान होगा। वोटर आईडी लोकतांत्रिक देश में वोटर आईडी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप आइए, चुनाव के समय, पंचायत चुनाव आने ही वाला है, आपको दिखाएंगे पड़ोसी बॉर्डर से कितने लोग बसों में ठूस कराएंगे और अपने समाज के लोगों को वोट देकर, जितना हारना तो बात की बात है, वोट देकर फिर रात को वापस चले जाएंगे। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? जी नहीं, ये अन्याय है। झारखंडी लोगों पर यहाँ के कल्चर को मिटाने की पुरजोर साजिश चल रही है और यहाँ के लोग तमाशा बन रहे हैं। उनको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहूंगा। जयराम जी, मौजूदा सरकार ऐसी है जो इसी बुनियाद पर सत्ता में काबिज है, उसके बाद भी
गुजर गए साल भर के वक्त, कहाँ हुआ अब तक? आप लोगों के आंदोलन करने की नौबत नहीं आती अगर सरकार भी इस मामले में संजीदा होती? बिल्कुल, अगर सरकार इस मामले में संजीदा होती तो आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सभी पढ़ने वाले छात्र हैं। आप तो जा ही रहे हैं, आप क्लिपिंग ले ही रहे हैं, वीडियो चला ही रहे हैं, देखिए उसमें सब पढ़ने वाले यूथ हैं, सब 25 के आसपास के यूथ हैं, 18, 21, 20, 22 के यूथ हैं, चूंकि वे देख रहे हैं। आप देखिए सीजीएल की वैकेंसी 2013 में आखिरी बार आई है, उसके बाद 15 में आई तो वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाती है, कैंसिल हो जाती है। 19 में वैकेंसी आती है, फिर कैंसिल हो जाती है। तो चीजों को स्टूडेंट समझने लगे हैं कि झारखंड केवल और केवल चारागाह लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के अधिकारी सब प्रवासी हैं, बाहरी लोग हैं, वे लगातार आ रहे हैं और अपने लोगों के लिए रास्ता बना के जा रहे हैं। ये चीजें बहुत ही गलत हैं, बहुत ही बेईमानी की चीजें हैं। यहाँ का एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा। आप देखिए विवादों में, सारी जेपीएससी विवादों में। आज देखिए बिहार शायद 67 या 68 बीपीएससी लागू कर आयोजन कर चुका है, लेकिन झारखंड 22 सालों में 7 जेपीएससी, जबकि जेपीएससी यानी प्रत्येक साल एक होनी चाहिए। पंचायत सचिव का वही हाल, पंचायत सचिव का भी वही हाल है। आप स्टेट की बात कीजिए, जो शिक्षक बहाली थी 2016 में, उसकी बात कीजिए। वहां तो मैं देख रहा था, किसी चैनल में चल रहा था, गुलाबी पगड़ी पहने हुए थे और वे स्पष्ट कह रहे थे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, और उनसे पूछा गया कि झारखंड के बारे में आप क्या जानते हैं, सीएम कौन है, आपके राज्यपाल कौन है, वो कुछ नहीं बता पाए। तो ऐसी ये चीजें बहुत ही गलत हो रही है झारखंड के साथ। लगातार यहाँ अतिक्रमण हो रहा है। राजस्थान के लोग यहाँ टीचर बन रहे, दरोगा बहाली देखिए, वहां भी फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से वहां भी घुसपैठ बहुत जोरदार हुआ है। और एक बात आप देखिए, मेरा एक साथी है, उनका एक मित्र है महुदा में, उनका भाई जो है वो जॉब लेता है महुदा की आइडेंटिटी से, धनबाद की, हम धनबाद के निवासी हैं, और बहन ठीक उसी समय जमुई बिहार से जाके नौकरी करती है। ये कितना बेईमानी हो रहा है झारखंड के साथ। एक अब थोड़ा चर्चित बात करेंगे, बाघमारा की एक प्रमुख थी इससे पहले, वो 5 साल बाघमारा यानी धनबाद, वहां 5 साल वो प्रमुख रहती है। जब उसका प्रमुख का कार्यकाल खत्म होता है, वो बिहार जाती है और वहां कांस्टेबल बन जाती है। अब जनता तय करेगी, पूरा देश तय करेगा कि झारखंड के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि झारखंड हक मांग रहा है, यदि झारखंड अधिकार मांग रहा है, तो इसमें जिन का कोई बात नहीं है, इसमें अराजकता की कोई बात नहीं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सब न्याय संगत है और संविधान चीख के कह रहा है, संविधान के सारे आंकड़े हमारे साथ है कि हमारी मांग वाजिब है। शिक्षा मंत्री तो सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, साफ तौर पर उनका कहना है कि 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री साफ तौर पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का कोई माने चीजें हैं जो माने फेस होता है, मुख्यमंत्री जी का केवल फेस है। आदिवासी सेंटीमेंट बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि झारखंड का निर्माण हुआ है आदिवासियत को देखकर, एक आदिवासी कल्चर के साथ। यहाँ का मुसलमान रहे चाहे ब्राह्मण रहे, वो मानव की थाप में थिरकता है। तो आदिवासी कल्चर के साथ झारखंड का निर्माण हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी सेंटीमेंट सिर्फ दिखाया जा रहा है। यदि हेमंत सोरेन इतने आदिवासी हितैषी हैं, तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, जब आप दुमका की सीट को छोड़ते हैं तो किसी गरीब आदिवासी, किसी बिरबल सोरेन, बुधू सोरेन, निर्मल टुडू, किशन हेम्ब्रम को आप विधायक क्यों नहीं बनाते हैं? आप बसंत सोरेन को वहां से विधायक क्यों बनाते हैं? अगर आप आदिवासी हितैषी नहीं है, स्पष्ट आप अपने परिवार के हितैषी हैं, आप परिवार को उत्थान चाहते हैं। और एक बात, यदि आप आदिवासी हितैषी हैं तो आप अपने जो आपके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो आपके सहायक हैं, सलाहकार हैं, उनके आंकड़े सामने रखिए। सब बाहर के लोग हैं, सब बाहरी राज्य के लोग हैं। तो ये चीजें स्पष्ट है। हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी सेंटीमेंट के साथ एक चेहरा है, और उस चेहरे के पीछे दिकू लोग हैं, जो बिरसा मुंडा कहते थे दिकू, तो वही लोग आज काम कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, आप रोजी रोजगार कीजिए। आप अगर यहाँ से विधायक सांसद चुन के जाएंगे तो निस्संदेह आप हमारे नियमों को ताड़-ताड़ करेंगे, और हो ही रहा है। देखिए 2021 में बिल आता है लैंड पुल बिल, उसका तात्पर्य है कि शहर के 20 किलोमीटर के रेडियस में, डायमीटर में जो जमीनें आएंगी, सरकार मनमाने ढंग से ले लेगी। एक बात बताइए, आप कहते हैं गांव की सरकार, और गांव को आप हड़प रहे हैं। आप बलियापुर में आपका चर्चित हुआ था, अब तक यहाँ तक रांची तक वो न्यूज आया कि नहीं, जोरदार विरोध हुआ था। शहर का कचरा, एक रघुनाथपुर शुद्ध सांस्कृतिक गांव है, वहां डंपिंग करने का बात चल रहा था। तो ये चीजें लगातार हो रही है। गांव की अस्मिता को संकट में है, झारखंड की मूल पहचान है वो संकट में है, और लगातार यहाँ के लोगों को, यानी यहाँ के लोगों का दोहन हो रहा है, चाहे वो रघुवर दास की सरकार रही हो या फिर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी आजसू की सम्मिलित सरकार हो, चाहे जेएमएम और कांग्रेस की सरकार हो, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनका लगातार दोहन हो रहा है। अगर कभी क्या जयराम जी, बीजेपी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपके आंदोलन को? देखिए, एक बात हमने स्पष्ट अपना स्टैंड क्लियर किया है कि जो केंद्रीय पार्टी होती है वो कभी स्थानीय पार्टी को, स्थानीय लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी, विशेषकर झारखंड जैसे क्षेत्र में। मैं बीजेपी का उदाहरण देना चाहूंगा। बीजेपी के जितने भी राज्यसभा सांसद बने, आप उनके आंकड़े उठाकर देखिए, सब बाहरी राज्य के। यानी क्या मेरे यहाँ लोग नहीं है, मेरे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, योग्य नहीं कि राज्यसभा का सांसद बन सकते हैं? तो ये चीजें समझनी होगी। देखिए, आपका रांची, अब ये रांची संसद है, रांची के सांसद कौन है? संजय सेठ। उनका संबंध कहाँ है? हरियाणा पंजाब से। क्या रांची का कोई बेटा, कोई यहाँ खाटी माटी का बेटा संसद बनने योग्य नहीं है? धनबाद के सांसद कौन है? पशुपति नाथ सिंह। कहाँ के हैं? बलिया के हैं। क्या माटी का बेटा यहाँ नहीं बन सकता है? तो ये जो केंद्रीय पार्टी होती है, चाहे बीजेपी रही है, कांग्रेस रहे, वो केवल और केवल यहाँ
यहाँ उनकी जो नजर है 40% खनिज पर है, इसके अलावा झारखंडी के उत्थान से कोई मतलब नहीं। अगर होता तो यहाँ का बेटा विधायक सांसद बनाने का काम करते हैं। कांग्रेस देखिए धनबाद का लोकसभा जो चुनाव आता है, बीजेपी टिकट देती है बलिया यानी उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को देती है, और कांग्रेस क्या करती है, वो दरभंगा से कीर्ति आजाद को उठा के लाती है। पता नहीं कीर्ति आजाद उससे पहले कभी धनबाद आए थे कि नहीं आए थे। तो इन चीजों को मेरे झारखंड वासियों को समझना होगा। आप केवल और केवल पंगु बनाने की ओर जा रहे हैं, आपको गुलाम बनाने की पूरी पुरजोर साजिश चल रही है। मैं थोड़ा सा एक तर्क प्रस्तुत करना चाहूंगा। हाँ। ये आंकड़ा है शायद पटमदा कॉलेज का है। वहां मैथिली के 8 स्टूडेंट है, विभाग ने उन पर 4,37,00,000 रुपया खर्चा किया है। जबकि हमारे जो स्टूडेंट है लगातार धनबाद में जो नया विश्वविद्यालय बनता है वहां लगातार मांग हो रही है कि आप कुड़माली पढ़ाइए, आप संथाली पढ़ाइए, आप कोटा पढ़ाइए, लगातार आंदोलन हो रहा है। इसके शिक्षक भी तो नहीं मिल पा रहे हैं। वही तो ये भी विडंबना है ना कि आप प्राइमरी से इसके एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं। जी प्राइमरी एजुकेशन, इसलिए बार बार बात हो रही है केजी टू पीजी पीएचडी वहां तक पढ़ाई होनी चाहिए। तो इन चीजों को सरकार को समझना होगा, नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा। ऐसे भी तो आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं कि जो हमारी पहचान है, हमारी जो भाषा है वो मिट रही है। लगातार हम गाँव में सिमट रहे हैं, गाँव में भी अब नहीं रहे। अब तो हम लोग पर्वतों में चढ़ने लगे हैं, जंगलों में जाने लगे हैं। और एक दिन फिर ऐसा आएगा, क्योंकि झारखंड मेरी खनिज संपदा से परिपूर्ण है, उन जंगलों में कोई ना कोई खनिज मिलेगा, ये पूंजीपति फिर वहां जाएंगे और मेरे जो लोग हैं जो विरोध करेंगे उन्हें नक्सली का नाम देंगे और उनके सीने में गोली दागने का काम करेंगे। 21 सालों के झारखंड में जो विद्रोही बनकर आए हैं, जिन्होंने सरकार का विद्रोह किया है, उन्हें केवल नक्सली का नाम गढ़ने का काम किया गया है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला है। आज ये लगातार सर्विस में भी अगर है ना, तो आप जाके देखिए जो उनके हायर अधिकारी हैं लगातार उनका शोषण करते हैं। एक और आरोप लग रहा है जयराम जी कि ये जो आंदोलन हो रहा है भाषा को लेकर या खतियान को लेकर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सरकार प्रायोजित आंदोलन है। देखिए पहली बात है, बीजेपी ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। अब पूरा देश जान चुका है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सरकार प्रायोजित कोई राजनीति नहीं है। ये राजनीति अगर सरकार प्रायोजित है ना, तो एक देखिएगा आपका मानव श्रृंखला में एक लड़का जिसका टांग नहीं है वो नहीं आता। इसलिए अगर ऐसा बीजेपी कर रही है तो बीजेपी बहुत घृणित, बहुत गंदी मानसिकता के लोग हैं। एक जिसका पांव नहीं है वो इंसान धूप में 4 घंटा खड़ा है। अरे भाई अब तो घटिया राजनीति ना करें, अब तो झारखंड की भावना का सम्मान करें। आप जिस राज्य में आए उस राज्य की बात कीजिए ना। आपको झारखंड ने 12 सीटें दी लोकसभा में, आपको पूर्ण बहुमत की पहली सरकार अगर झारखंड में किसी की बनी तो बीजेपी की बनी, और आप लगातार झारखंडियों को लूटने का काम कर रहे हैं। अरे विपक्ष में आप बैठे हैं, कुछ दिन पहले आप मांदर बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे विधानसभा में। एक छोटा सा मामला था, कोई नमाज का मामला था। ठीक है, हम भी मानते हैं सदन सबसे बड़ी सर्वोच्च मंदिर होता है, वहां ना हिंदू की बात होगी ना मुसलमान की बात होगी। बीजेपी के लोग जहां धार्मिक मुद्दा देखते हैं, धार्मिक मुद्दा कहां, वे तुरंत विधानसभा में बैठ गए, ले मांदर ले कीर्तन छप्पन छप्पन नाचने लगे। लेकिन आज झारखंड जल रहा है, पढ़ने वाले स्टूडेंट सड़क पर है, मेरे 90 साल की दादी सड़क पर है, 5 साल की बहन सड़क पर है, लेकिन विपक्ष को कुछ नहीं सूझ रहा है। आज दोनों मौन है। तो स्पष्ट है बर्बादी में सबकी सहमति है। यही अगर विकास की बात होगी ना तो विरोध पहला बीजेपी करेगी। जिस दिन झारखंड में विकास की बात होगी पहला विरोधी बीजेपी और कांग्रेस होंगे, क्योंकि केंद्रीय पार्टी कभी नहीं चाहेगी। अरे ये वही कांग्रेस है जिसने कभी जयपाल सिंह मुंडा जैसे कद को कम करने का प्रयास किया था। तो इतिहास नहीं भूलना चाहिए झारखंडियों को, इतिहास से सीखना चाहिए। आज यही स्थिति झारखंड में पुनः आ रही है। आज लगातार मैं एक गुप्त बात बता रहा हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं निडर हो चुका हूं। जैसे दिन बीत रहा है लगातार भगत सिंह को पढ़ता हूं, प्रखर हो रहा हूं, निडर हो रहा हूं, कोई भय नहीं। मैं बता रहा हूं 2 मंत्री हैं, 1 विधायक हैं, उम्र में लगभग तीनों की आयु, 2 की आयु लगभग 55 के आसपास है, 1 की आयु 45 के आसपास है। वे सुने कभी सीएम के पास गए थे मिलने, उससे पहले कोई एगो 30 साल का लड़का उनका कोई है आईएपीए बीए कुछ भी है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। इतना मानसिकता गिर गई है, इतनी गुलामी की ओर झारखंड जा रहा है। जब उनके मंत्री जिनको वोट देकर जनता ने चुना है, उनको जिनको 5 वोट लाने की कैपेसिटी नहीं है, उनका पांव पकड़ रहे हैं। तो जनता का क्या हाल होगा ये जनता जानेगी। मैं नाम नहीं लूंगा, ये फैक्ट है। आप कहिएगा तो आने वाले दिनों कोई वीडियो और उनका फोटो भी मैं बना सकता हूं। तो ये चीजें फैक्ट चीजें हैं। आज झारखंड के लोग खुद झारखंड को बेच रहे हैं। हमारे जो माटी के लोग हैं वे खुद झारखंड को बेच रहे हैं। देखिए झारखंड अलग किया गया था, संस्कृति, यहाँ के पिछड़ेपन, क्षेत्र, भाषा को लेकर, और वो उसके अग्रणी नेता रहे थे गुरुजी यानी शिबू सोरेन। क्या उनसे आप लोगों ने मिला है, उनसे आंदोलन के लिए आप लोगों ने कुछ बात की है? जी, जो झारखंड आंदोलन की बात करें तो पहले फेज में जयपाल सिंह मुंडा थे, हौरोजी थे, कार्तिक उरांव थे, पॉल दयाल थे, ठेबले उरांव थे। लेकिन जो बाद का 1925 जयपाल सिंह मुंडा के बाद का जो पीरियड आता है झारखंड में, उसमें पहला स्थान आप विनोद बिहारी महतो को है। आप शिबू सोरेन का स्टेटमेंट लीजिए, वे खुद कहते हैं विनोद बिहारी महतो उनके राजनीतिक गुरु हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ मौजूद शिबू सोरेन हैं। जी, गुरुजी मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुजी की आयु काफी हो चुकी है। अब वे उस मानसिक स्थिति थोड़ा उनकी नहीं रही, वे उतना सोच समझ नहीं पा रहे। और मुझे लगता है शायद उन तक अगर हम लोग बात करने भी जाएंगे तो वो शायद जो उनकी एक्टिविटी पहले थी,
गुरुजी ने संघर्ष किया है, बिल्कुल गुरुजी ने संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आदरणीय हेमंत बाबू को कहीं ना कहीं गुरुजी के मेहनत का फल मिला है। हेमंत बाबू ने कोई संघर्ष नहीं किया है, इसीलिए आज वो समझ नहीं रहे। अगर समझते हैं तो आज भी अभी भी समय है। हेमंत दादा को सीधा संदेश होगा, यदि आपको डर लग रहा है तो आप ही के ना बार बार केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, आपके मंत्री लगातार केजरीवाल मॉडल की बात करते हैं, तो आप केजरीवाल को ही सीखिए ना, जो उन्होंने जब पहली बार दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी थी उस कांग्रेस के गठबंधन से, जब मैनिफेस्टो को पूरा करने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे से पुशअप करने लगती है, फिर खींचने लगती है, तो फिर केजरीवाल एक मैसेज कंटेंट चलाते हैं और जनता से डायरेक्ट यहाँ भी यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इसलिए शायद जेल में खामोश है। इसीलिए मुझे, क्योंकि मैं सच्चाई कहने से नहीं चुपता हूं, ना किसी की तरफदारी करता हूं, ना किसी की बुराई करता हूं, जो सच्ची चीज है वो मैं बातों को रखता हूं। तो मैं संदेश सीधा देना चाहूंगा, आप गठबंधन तोड़िए, जनता को विश्वास दिलाइए। जनता आपको केजरीवाल के तर्ज पर, उनको 70 में 67 सीटें मिली थी, आपको भी 45 सीटें मिलेंगी, क्योंकि जनता 32 की खतियान मांग रही है। जो भी उस खतियान की मांग को पूरा करेगा, जनता उन्हें भगवान से ऊपर का स्थान देगी। आज जो स्थिति बन चुकी है, आज इतनी बेरोजगारी है, आज हताशा है, निराशा है, उदास है झारखंड, जो खतियान की बात करेगा वो यहाँ के लिए। जयराम जी, भले ही बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन यहाँ से कई बड़े चेहरे हैं जो झारखंडी हैं, वो इस मामले पर क्यों खामोश हैं? देखिए, खामोशी का कारण यही है, मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा। बाबूलाल मरांडी ही याद होगा, जब उनकी सरकार थी उन्होंने ही ये बम फोड़ा था। सबसे पहले बात तो बाबूलाल मरांडी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक था। मैंने स्टडी किया कि बाबूलाल मरांडी पहले क्या थे, तो सुनने में आया एक सरकारी टीचर थे, बहुत ईमानदार थे, कहीं 10 रुपए का उनको घूस मांगा गया था, उन्होंने उस घूस नहीं दिया और आज वे सीएम तक शपथ तय किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है ना पार्टी का दबाव, वो बाबूलाल मरांडी पर भी दिखता है। अरे बहुत सारे ऐसे विधायक हमारे हैं जिनको लोग लॉयन, टाइगर, शेर बहुत चीज कहते हैं, वे लोग पार्टी के आगे दब जा रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी देखिए, जब वो जेबी में है, ढुल्लू महतो है, जी जी सर, अरे ढुल्लू दा तो कुछ बोल ही नहीं पाए उस दिन, जबकि ढुल्लू दा तो हम स्पष्ट के मंच के माध्यम से ढुल्लू दा कहेंगे कि ढुल्लू दा जब विधानसभा आएगा ना, आप सबसे पहले बागमारा में अवैध वोटर की जांच कराइए। दादा सीधा संदेश है, अवैध वोटर की जांच कराइए, क्योंकि आपका डर है कि कहीं जो प्रवासी लोग हैं उनकी वोटर संख्या ज्यादा है, तो डरने की बात नहीं दादा। आप रियल में अगर टाइगर हैं तो आपसे विनती होगी, क्योंकि आपका सदैव सम्मान के ढुल्लू दा को हम लोग बहुत माने हैं, जगन्नाथ महतो को भी बहुत माने हैं, क्योंकि ये लोग टाइगर थे और रियल में आवाज को रखते थे, लेकिन पता नहीं आज ये खामोश क्यों हो गए। जगन्नाथ महतो तो आंदोलन के साथ है, लगातार उनके बयान आते रहते हैं। तो जब उनका बयान आया है, समर्थन किया है, किसी माने एक व्यक्ति ने उन्हें धमकी भी दिया था, हमने उस समय भी शिक्षा मंत्री का बचाव किया कि मंत्री जी के साथ है। हमारी लड़ाई मंत्री जी के विचारों से है, मंत्री जी की नीतियों से है, मंत्री जी से लड़ाई नहीं है। तो हम तो पहला बात कहेंगे कि इस सदन में डबल वोटर आईडी उस मामला भी गरजना चाहिए, क्योंकि हमारे विधायक अगर मौन है ना तो बस डबल वोटर आईडी कारण कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, बहुत बड़ी आबादी है जो यहाँ भी वोटर आईडी है और उनका पड़ोसी मुल्कों पड़ोसी राज्यों में भी उनकी वोटर आईडी है। तो ये चीजें असंवैधानिक है। एक व्यक्ति 2 जगह संसद के चुनाव लड़ सकता है, एक व्यक्ति 2 जगह विधायक का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 2 जगह मतदान नहीं कर सकता। यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो पहले इस पर जांच किया जाए और हम लोग एक मुहिम यह भी चलाएंगे, जो हमारे उपायुक्त हैं उनको हम लोग एक आवेदन देंगे कि आप हमारे क्षेत्रों में जांच करें कि किनकी वोटर आईडी दोहरी है, और जिनकी दोहरी वोटर आईडी है उनकी वोटर आईडी को यहां निरस्त किया जाए और उनकी वोटर आईडी वहीं तय माना जाए जहां उनका खतियान आधारित है। तो ये चीजें झारखंड के विधायक का डरने का काम यही है कि दोहरी वोटर आईडी चल रही है, वे दबाव में है, वे वोट बैंकिंग के दबाव में है। दूसरी बात, एक सीधा बात है कि क्रांति वही लोग करते हैं जो खाली पेट होते हैं। देखिए मैम, आप भी पढ़े लिखे, हम लोग भी पढ़े लिखे, हम खुद पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हमको मेरा कल का फ्यूचर मालूम नहीं है कि मेरे फ्यूचर के साथ क्या होगा। लेकिन जो विधायक जी हैं उनके घर में भी बच्चा जन्मा नहीं है और तय हो चुका है कि अगर बेटा होगा तो चिन्मया में पढ़ेगा और बेटी होगी तो डिनोबली में पढ़ेगी। तो उनको जनता की सुख सुविधा से कोई वास्ता नहीं है, उनके दुख से कोई वास्ता नहीं है, वे केवल और केवल अपने मजे में मस्त हैं। और मैं सीधा कहना चाहूंगा, इस पर भी आज खुले पर्दा, कल खुले, 10 साल बाद खुले, 20 साल बाद खुले, आपकी भी आयु है कि अभी आप 30, 40 साल, 50 साल तक भी, हम दुआ करेंगे आप 100 साल जिए, उस समय भी आप एक बड़ी रिपोर्टर हैं और आप रिपोर्ट कीजिएगा कि मेरे धनबाद के बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनकी जमीन आपको दुबई तक और सिंगापुर में भी मिलेगी। तो ये लोग हमारे तथ्य को नहीं समझेंगे। मैं एकदम दाब के, आज मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक हूं, आपके मन से, आपके स्टूडियो से कह के जाता हूं, आज से 30 साल 20 साल बाद आप जब एक अनुभवी पत्रकार हो जाएंगी, एक रिपोर्टर हो जाएंगी, आप खुद उस समय रिपोर्टिंग कीजिएगा और आप उनको कटघरे में आप खुद रखिएगा। ऐसे लोग सामने आएंगे जिनका विदेशों में जमीन है, वे लोग हमारे हक अधिकार की बात क्यों करेंगे? मैं ये कोयलांचल की बात कर रहा हूं। आज मामला खुले या ना खुले, क्योंकि आज वे सत्ता में, आज वे शक्ति के साथ है, आज उनके पास संपत्ति है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब इमराज खुलेगा और पता चलेगा उनका कहीं बाहर भी कारोबार है, अन्य राज्यों में छोड़िए, अन्य देशों में कारोबार। जनप्रतिनिधियों ने ही लूटा है झारखंड को और शायद इसलिए ही झारखंड विकास नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, एक नहीं, मेरे दर्जनों लोग ऐसे हैं। विकास नहीं हो पाने का कारण यही है कि झारखंड के लोगों को जो मूलभूत चीजें हैं, उनको, उनकी भाषा है, उनकी परंपरा है, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। झारखंड का विकास कैसे, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। सब लोग सत्ता में आते हैं और मोटी कमाई करते हैं। आप देखिएगा तो इससे पूर्व जो उनका आंकड़ा क्या था सरकारी,
संपत्ति का, उसके बाद 5 साल में देखेगा अचानक सैकड़ों गुना इजाफा हो जाता है। तो ये चीजें स्पष्ट कहती कि अब हम लोग पढ़ने लगे हैं, अब हम लोग समझने लगे हैं, तो ये चीजें हमको मालूम हो रही कि क्या हो रहा है मेरे राज्य के साथ। नहीं तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग पढ़ने वाले लोग थे। आप लोग किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं, मोतीलाल बाबू 1 नंबर से जेपीएससी में छूट गए हैं, तो हम लोग पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम लोग देख रहे हैं कि अगर आज नहीं लड़ते हैं तो आने वाली स्थिति और बहुत बुरी होगी, बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए लड़ाई है। और एक बात, हमारे झारखंडियों को क्या लगता है, भेदभाव नाम की एक चीज होती है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, शायद 9वीं या 10वीं में आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, वियतनाम और फ्रांस की कहानी। फ्रांस का डोमिनेट करते थे वियतनाम को, यानी फ्रांस का वहां पर पकड़ था, वर्चस्व था। वियतनाम के छात्रों को जानबूझकर क्रॉस कर दिया जाता था कि ना वियतनाम के छात्र पढ़ेंगे ना नौकरियों में फ्रांस की बराबरी करेंगे। तो झारखंड में वही षड्यंत्र हो रहा है, ना यहाँ के स्टूडेंट वैकेंसी अगर भरी भी जा रही है तो उसे कैंसिल कर दी जा रही है। ये लोग ना उच्च अधिकारी बन पाएंगे, ना अपने राज्य के बारे में सोचेंगे, ना इस राज्य का उत्थान होगा। बस जो कहते हैं ना कि एक स्त्री, हमें उदाहरण लेना चाहूंगा, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक जो भी स्त्री संकट में आती है उसकी सुंदरता, इस चीज को आपकी सच्चाई है। आज भारत जैसे देश में कोई स्त्री अगर ज्यादा मतलब समस्या से गुजरती है तो ठीक उसी प्रकार झारखंड की सुंदरता यानी कि खनिज, वो खनिज उसका विनाश का काम कर रही है। ये लगातार, अगर हमारे पास खनिज नहीं होता ना मैम। चलिए, ये इतिहास गवाह रहा है जयराम कि जब छात्र आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, बड़ी क्रांति हुई है और उसका फलाफल भी निकला है। चलिए, अब वक्त भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छात्र आंदोलन का मन बना चुके हैं, न सिर्फ भाषा को लेकर बल्कि 1932 खतियान को लागू कराने को भी लेकर एक स्पष्ट स्थानीय नीति हो जिसमें झारखंडियों का भला हो, क्योंकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं वो रिक्रूटमेंट पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीति की वजह से, सिर्फ वोट बैंक की वजह से। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। धन्यवाद। जोहार।